बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड। तो इससे पहले हमने केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन की रीज़न्स क्या हैं। उसके बाद सेकंड वीडियो लेक्चर में हमने आयोनिक बॉन्ड और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया था। तो केमिकल बॉन्ड से रिलेटेड आज हमारा तीसरा ये वीडियो लेक्चर है। इसमें हमने जो स्टडी करना है बेटा वो हमने स्टडी करना है कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड क्या चीज़ है। उसके बाद फिर हम उसकी टाइप्स देखेंगे जो कि 3 टाइप्स होती हैं, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। मज़ीद उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की बेस पे फिर मज़ीद उसकी 2 टाइप्स हैं, एक का नाम है पोलर कोवलेंट बॉन्ड और दूसरे का नाम है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। उसके बाद हम देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं, उसको भी हमने स्टडी करना है। उसके बाद हम देखेंगे कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कोवलेंट बॉन्ड तो शो कर रही हैं, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड के अंदर या जो भी हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं ना, हम उसमें 2 बेसिक रूल्स पढ़ते हैं, ऑक्टेट रूल एंड डुप्लेट रूल। लेकिन कुछ बेटा ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलोअप नहीं कर रहे होते, उसको भी हमने स्टडी अप करना है। और इसमें हमने उसकी 3 टाइप स्टडी करनी है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, एक्सपेंडेड एंड इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ऐसे कंपाउंड्स होंगे जो बज़ाहिर कोवलेंट बॉन्ड तो बना रहे होंगे लेकिन उनमें या तो ऑड इलेक्ट्रॉन होंगे या उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होंगे एक्सपेंडेड ऑक्टेट, या उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से कम होंगे इनकम्प्लीट ऑक्टेट। उसके बाद हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ देखने कोवलेंट कंपाउंड के, और फिर साथ हमने एग्जांपल्स को स्टडी करना है। जब हम एग्जांपल को स्टडी करेंगे इसमें भी मज़ीद हम देखेंगे कि कौन सा पोलर है, कौन नॉन पोलर और कौन सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड को फॉलो अप कर रहे हैं। तो ये आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बेटा। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं बेटा कि कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है। इस पे बेटा आपने हेडिंग दे देनी है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड इट इज फॉर्म्ड by mutual sharing of electrons. It is formed by mutual sharing of electrons between atoms। ठीक है बेटा। अब ये उसकी डेफिनेशन है कि ऐसा बॉन्ड जो एटमों के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग के नतीजे में क्या करते हैं बेटा, उसके नतीजे में वजूद में आता है, उसको हमने क्या नाम देना है, कोवलेंट बॉन्ड। अब म्यूचुअल शेयरिंग से क्या मुराद है, म्यूचुअल शेयरिंग कि ये जो टर्म इसमें इस्तेमाल हुई है इससे वो कहना क्या चाह रहा है, इसको बेसिकली हमने स्टडी अप करना है। जब आगे हम एग्जाम्पल को स्टडी करेंगे ना तो उसमें आपका बेटा ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि म्यूचुअल शेयरिंग से वो क्या कहना चाह रहा है। म्यूचुअल शेयरिंग को आप यूँ भी कह सकते हैं इक्वल कंट्रीब्यूशन। कैसे होती है इक्वल कंट्रीब्यूशन, इसको भी हम समझ लेते हैं अभी। अब ये बॉन्ड बनता किन एटम्स के दरमियान है, कौन से एटम्स होने चाहिए, सवाल ये है। हमने इसमें लिखा है ना बिटवीन एटम्स, और पीरियोडिक टेबल में तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे एटम्स हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि किन एलिमेंट्स के एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो आप इस पे लिखना इट इज़ फॉर्म्ड बिटवीन हाइड्रोजन and 3A to 7A ग्रुप एलिमेंट्स। कि ये जो कोवलेंट बॉन्ड होता है किन एटम्स के दरमियान बनता है, ये एक तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के अलावा ग्रुप 3A से ग्रुप 7A तक के जो एलिमेंट्स हैं ना उनके दरमियान ये बॉन्ड क्या होता है बेटा, वजूद में आता है। इसके अब हम एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले ग्रुप 3 हम इसमें लिखते हैं कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे। ग्रुप 3A, इस पे आप लिखें 4A, 5A, 6A, 7A, 5A, 6A, 7A। अब इन एलिमेंट्स के हम इधर नाम भी लिख लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कोवलेंट बॉन्ड में क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। तो ग्रुप 3A को आपने याद करना है बेटा, बैग इट, इस एलिमेंट्स के नाम करने का
इसको बेटा आपने याद किस तरह करना है, BAGIT, बैग इट। कैसे याद करेंगे बेटा, बैग इट, BAGIT। इसका नाम बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इनिडियम और थेलियम, ये आपने इस तरह इसके नाम याद करने हैं बेटा। मज़ीद अगर आपको ये भूल भी जाए तो कम से कम पहले 2 एलिमेंट बेटा आपको हर हाल में याद होने चाहिए। अगर ये नीचे वाले 3 एलिमेंट भूल भी जाए कोई मसला नहीं, पहले 2 एलिमेंट आपको लाजमी याद होने चाहिए। कोवलेंट बॉन्ड में इनका बहुत ज़्यादा रोल होगा। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा 4A, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टैनिक। इसको बेटा आपने किस तरह याद करना है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टैनिक, प्लम्बस। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, सस्सी गई सिंध पंजाब। कैसे याद करेंगे बेटा, सस्सी गई सिंध पंजाब। इस तरह आपको ग्रुप 4A के एलिमेंट्स भी क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो इनमें भी आपने फर्स्ट 2 एलिमेंट्स के क्या करने हैं बेटा, इनको आपने माइंड में रखना है। यानी इनका जब आपस में अपने कम्बिनेशन करना है तो उनके दरमियान आप क्या चीज़ देखोगे, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देखोगे, और जो एटम्स है ना वो इन्हीं एटम्स के दरमियान आप इस चीज़ को देखोगे। कैसे म्यूचुअली शेयरिंग होती है वो सारे आगे हम उसको स्टडी करते हैं बेटा। उसके बाद है 5A, ना पढ़ असलम सब्ज़ी बेच। इसको इस तरह से याद करना है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, स्टीबियम, बिस्मिथ। इसको याद करने की ट्रिक क्या है बेटा, ना पढ़ असलम सब्ज़ी बेच। कैसे याद करोगे, ना पढ़ असलम सब्ज़ी बेच। तो ये नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये आपने फर्स्ट 2 एलिमेंट्स को क्या करना है, रिमेंबर रखना है। 6A में आपने किस तरह याद करना है, ऑक्सीजन, सल्फ़र, सिलीनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फ़र, सिलीनियम, टेलीरियम और पोलोनियम। इसको याद करने की ट्रिक क्या है बेटा, ओ सास टी पी ओ। कैसे याद करोगे, ओ सास टी पी ओ। तो इसमें भी आपने क्या करना है बेटा, जस्ट पहले 2 एलिमेंट्स को रिमेंबर रखना है, इनको आपने याद रखना है कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। ज़्यादा आपने कम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना। 7A में कैसे याद करेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। आपने बेटा इसमें इस पहले तो इनके नाम देख लें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, फ़र्ज़ करें आपका कोई दोस्त है, उसका नाम है फरहान और वो CBI में काम करता है बतौर असिस्टेंट। तो इसको कैसे याद करोगे, फरहान CBI असिस्टेंट। कैसे याद करोगे, फरहान CBI असिस्टेंट। तो इन एलिमेंट्स को बेशक सबको आप याद कर लें, ये इनका मोस्टली यूज़ रहता है। लेकिन फिर भी अगर आप भूल भी जाएँ तो कम से कम पहले 2 एलिमेंट्स आपको आने चाहिए। इसमें ये जो एस्टाटीन है बेटा, ये रेडियो एक्टिव होता है, इसको हम बहुत कम स्टडी करते हैं। अब दूसरी बात, अब हमने इनके क्या याद रखने हैं बेटा, एटॉमिक नंबर। वो आप देख लें आपने किस तरह याद करना है। बोरान का एटॉमिक नंबर 5, कार्बन का है बेटा 6, नाइट्रोजन का है 7, ऑक्सीजन का है 8, फ्लोरीन का क्या है बेटा 9। अच्छा बेटा, उसके बाद एल्यूमिनियम का भी इधर मैं आपको लिखवा देता हूँ बेटा, ये है 13, ये है 14, 15, 16 और ये हमारे पास कितना हो गया बेटा 17। बाकी जो एलिमेंट्स हैं ना, इनके एटॉमिक नंबर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी अगर आपको नहीं पता कि इनके एटॉमिक नंबर कैसे याद करते हैं, तो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में ना, आप मेरे उसमें बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो प्लेलिस्ट है उसमें जाएंगे तो मैंने एटॉमिक नंबर, मैथ्स नंबर में उनकी ये सारी ट्रिक बताई हुई है कि आपने इनको किस तरह याद करना है। तो कोवलेंट बॉन्ड के हिसाब से फ़िलहाल आप इनको इन्हीं के एटॉमिक नंबर को याद रखें। मज़ीद आपने ना अपनी आसानी के लिए पहले जो 20 एलिमेंट है ना, उनके आपने एटॉमिक नंबर को याद रखना है कोवलेंट बॉन्ड के लिए बेटा, क्योंकि एटॉमिक नंबर याद होंगे तो आपको एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का पता चलेगा और उसी इलेक्ट्रॉन की मदद से हमने कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन देखनी है। ठीक है बेटा, तो ये आपको पता चल गया कि कोवलेंट बॉन्ड की क्या डेफिनेशन है, कि ऐसा बॉन्ड जो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से वजूद में आते हैं। अभी हमने म्यूचुअल शेयरिंग को भी स्टडी करना है। फिर हमने कहा कि वो कौन से एटम्स होंगे जिनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। वो इधर मैंने आपको लिखवा दिया कि हाइड्रोजन एटम, और इसके अलावा ग्रुप 3A, 4A, 5A, 6A और 7A के जो एलिमेंट्स हैं ना, उनका जो आपस में कम्बिनेशन होगा वो कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो फिर मैंने उनके नाम भी लिखवा दिए। मज़ीद आपने हर ग्रुप के पहले 2 एलिमेंट्स को याद रखना है। ओके बेटा।
अब पहले जो 20 एलिमेंट है ना, उनके एटॉमिक नंबर भी मैं आपको फिर भी याद करवा देता हूँ बेटा, उनके नाम भी। क्योंकि बेटा जब तक बेसिक आपको नहीं आएगी ना, तब आप किसी भी टॉपिक को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। इसी वजह से अभी हम बेसिक पे फोकस कर रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स को बेसिक आती है वो ये वाला पोर्शन बेशक फॉरवर्ड कर देंगे वीडियो का। अब इधर मैं लिख रहा हूँ बेटा फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, उनको आपने किस तरह याद करना है ये पहले मैं लिख लेता हूँ बेटा, इसके बाद ट्रिक भी बता देता हूँ आप लोगों को। इस लाइन को बेटा आपने पता किस तरह पढ़ना है, लिसन BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। कैसे याद करोगे बेटा, लिसन BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। इस तरह ये आपको 8 एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे बेटा, याद हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए बेटा आप, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन, आर्गन। इसको बेटा आपने किस तरह याद करना है, ना मांग अली से पेंसिल कलर। कैसे याद करना है बेटा आपने इसको, ना मांग अली से पेंसिल कलर। उसके बाद आपने इसको याद करना है पोटाशियम और कैल्शियम। जिस तरह छोटा बच्चा होता है ना, हम उसको बुलाते हैं काका, इसी तरह K&Ca को, पोटाशियम और कैल्शियम का आपने क्या याद करना है, काका। उसके बाद इधर आपने सिर्फ ये 2 एलिमेंट एक्स्ट्रा याद करने हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर ये एलिमेंट्स आपने इंक्लूड नहीं करने, क्योंकि ये तो नोबल गैसेज हैं, ना तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज़ करने हैं, गेन करने हैं, और ना ही शेयर करने। तो आपने सिर्फ इनको याद रखना है बस। एटॉमिक नंबर याद करने की ट्रिक क्या है, आपने लेफ़्ट टू राइट मूव करना है। लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए सिर्फ एक एक नंबर का इजाफा करते जाना है एटॉमिक नंबर में। अब देखें हाइड्रोजन है, ये लेफ़्ट टू राइट, हाइड्रोजन के आगे क्या आ रहा है, हीलियम आ रहा है ना बेटा। तो 1 के बाद क्या आ गया है, 2। अब इधर स्टार्ट करें, 2 के बाद क्या होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये क्या हो जाएगा बेटा, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, 19 और 20। इस तरह पहले 20 एलिमेंट के आपको एटॉमिक नंबर भी याद हो जाएंगे, और उन एलिमेंट्स के आपको एटॉमिक नंबर के साथ साथ पहले 20 एलिमेंट के नाम भी याद हो जाएंगे बेटा। ये आपको कोवेलेंट बॉन्ड में काफ़ी क्या होंगे बेटा, हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट हम इसमें उसके, अभी हम एग्जांपल्स नहीं देख रहे, अभी जस्ट हम थ्योरेटिकली बेटा उसको समझ रहे हैं। ठीक है बेटा, आगे हम उसकी देख रहे हैं टाइप्स, उसकी कौन सी टाइप्स होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। इस टाइप्स के बाद हम फिर उसके एग्जांपल्स में आ जाएंगे। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इसकी बेटा 3 टाइप्स हैं। पहले इसमें होता है बेटा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरी इसकी टाइप होती है बेटा डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तीसरी इसकी टाइप होती है बेटा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इनके अलावा ये जो सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, इसके अलावा इनकी क्या टाइप्स होती हैं बेटा, इसके अलावा इनकी टाइप्स होती हैं बेटा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरी इसकी टाइप होती है बेटा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है बेटा, अभी हम इसको स्टडी, इसको जैसे हम जनरली देख रहे हैं, आगे जब मैं आपको एग्जांपल्स कराऊंगा ना, ये चीज़ आपको कंफर्म हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है बेटा, बाय द शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। या तो 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो रहे हो, 2 इलेक्ट्रॉन की वजह आप उसमें 1 इलेक्ट्रॉन पेयर भी कह सकते हो। ये जो उनके नतीजे में, जो म्यूचुअली शेयरिंग के नतीजे में कोवेलेंट बॉन्ड वजूद में आएगा, उसको हम क्या कहेंगे बेटा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसकी फिर हम आगे एग्जांपल्स भी देखते हैं बेटा। उसके बाद है बेटा डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इट इज़ फॉर्म्ड
by sharing 4 electron or 2 electron pairs। ये कब वजूद में आता है बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन, हर एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा हो? 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा हो। कैसे शेयर कर रहा हो उसके भी हम एग्जांपल देखते हैं। उसके बाद लास्ट वन है बेटा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इट इज़ फॉर्म्ड बाय शेयरिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। ये या तो बेटा 6 इलेक्ट्रॉन हो या उसमें कितने इलेक्ट्रॉन के जोड़े हो? 3 इलेक्ट्रॉन के जोड़े, उसके नतीजे में ये वजूद में आएगा। सिंगल, इसकी एग्जांपल आप क्या ले सकते हैं बेटा? हाइड्रोजन ले सकते हैं। इसको फिर हम अभी अंडरस्टैंड भी करते हैं। इसकी मिसाल आप HCl भी देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा है बेटा, इसके एग्जांपल बन सकती हैं। आप फ़िलहाल इनको अपने माइंड में रखें, H2 एंड HCl। इसके अलावा जो हेलोजेंस हैं Cl2, ये उसकी 3 एग्जांपल हैं। उसके बाद है बेटा डबल कोवलेंट बॉन्ड। इसकी एग्जांपल क्या है बेटा? इसकी एग्जांपल ऑक्सीजन है। अभी इन सब को हमने अंडरस्टैंड करना है, एग्जांपल्स को अभी हमने एक्सप्लेन करना है। अभी सिर्फ इसको आप नोट करते जाएं। उसके बाद है बेटा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल है बेटा नाइट्रोजन। उसके बाद है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड में बेटा आपके पास HCl है, आपके पास NH3 है, आपके पास H2 है। ये किसकी एग्जांपल्स हैं बेटा? पोलर कोवलेंट बॉन्ड की। पोलर कोवलेंट बॉन्ड में हम देखेंगे फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और डाइपोल मोमेंट का फैक्टर, वो भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के एग्जांपल क्या है बेटा? आपके पास काफ़ी फेमस एग्जांपल CO2, CH4, CCl4, BF3। ये जो बेटा आपके पास एग्जांपल्स आ रही हैं ना, ये एग्जांपल किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं बेटा? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड को। तो दोबारा सुन लें, हमने क्या टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, इसकी 3 टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, दूसरे को हम क्या कहते हैं? डबल कोवलेंट बॉन्ड, और तीसरी का नाम क्या होता है बेटा? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन होती है द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ 2 electrons or 1 electron pair between atoms. Double covalent bond is the covalent bond which is formed by mutually sharing of 4 electrons or 2 electron pairs. Triple covalent bond is the covalent bond which is formed by mutually sharing of 6 electrons or 3 electron pairs. उसकी फिर एग्जांपल्स हैं बेटा। ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की है। ये ऑक्सीजन वाली जो उसमें एग्जांपल है बेटा डबल कोवलेंट बॉन्ड, ये है ऑक्सीजन डबल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है। और ये किसकी एग्जांपल है बेटा? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की। उसके बाद फिर हमने क्या है, इनकी मज़ीद 2 टाइप्स होते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, वो भी हम समझते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। तो उसकी एग्जांपल, ये 3 एग्जांपल काफ़ी हैं, HCl, NH3, H2 और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की ये 3-4 ये भी एग्जांपल आपने नोट कर लेनी है। अब हम इनको एग्जांपल से बेटा समझने की कोशिश करते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड का कैसे वजूद होता है। उसी में फिर हम सिंगल, डबल, ट्रिपल, पोलर और नॉन पोलर को भी क्या कर लेंगे? अंडरस्टैंड कर लेंगे। अब हमारा ये नेक्स्ट उसमें है बेटा कि अभी जो हमने जो भी थ्योरेटिकल ये जो हमने बातें की हैं ना, अब हम इनको ना एक्सप्लेनेशन से प्रूफ करने जा रहे हैं कि कैसे इनका वजूद होता है। ठीक है बेटा, इधर पहले हम कुछ एग्जांपल्स बेटा लिख लेते हैं आप इनमें, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी जो हम एग्जांपल सॉल्व करने जा रहे हैं, एक उसमें बेटा हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, HCl है बेटा, O2, N2, CH4, CHCl3, CCl4। उसके बाद है बेटा H2O, NH3। उसके बाद हमारे पास क्या है बेटा? CO2। फ़िलहाल इन एग्जांपल को बेटा आप देख लें। ठीक है बेटा, अब सबसे पहले इसमें बेटा हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, जो जो इसमें एलिमेंट्स है, पहले तो इनके एटॉमिक नंबर देख लें बेटा। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है बेटा? 1। उसके बाद है बेटा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है?
17, इसको नीचे लिख लेते हैं। जब तक बेटा आपको इनके एटॉमिक नंबर नहीं आएंगे ना, आप इसमें कोई भी चीज़ उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इसमें कौन सा बॉन्ड है, तो ये भी याद करना ज़रूरी है। जो हाइड्रोजन है बेटा, ये लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर 1, क्लोरीन का 17, हाइड्रोजन क्लोरीन दोनों का आ गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, नाइट्रोजन का 7, कार्बन का 6, बाकी वही चीज़ें दोबारा रिपीट हो रही हैं बेटा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और CO2। ये अब आपने एटॉमिक नंबर भी बेटा माइंड में रखने हैं, ठीक है बेटा। अब ज़रा देखें, अब हम हाइड्रोजन की मिसाल ले रहे हैं H2। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है बेटा 1, उसके K शेल में क्या होगा बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये असल में 3 चीज़ें होती हैं बेटा किसी भी चीज़ में, शेल या ऑर्बिट, उसके बाद हम उसको कहते हैं बेटा सब शेल, उसके बाद हम क्या कहते हैं। अब किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बेटा, वो अराउंड द न्यूक्लियस होते हैं, वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब उन्हीं इलेक्ट्रॉन की जो लोकेशन है उनको या तो हम नाम देंगे बेटा शेल या ऑर्बिट का, या उनको नाम देंगे सब शेल का, या उनको हम क्या नाम देंगे, ऑर्बिटल का। अब इस कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर हम इलेक्ट्रॉन का जो इंटरेक्शन देखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ देखेंगे बेटा शेल या ऑर्बिट में। वो किस में देखेंगे बेटा, शेल या ऑर्बिट में। इसको मज़ीद आप अपनी आसानी के लिए कह सकते हैं, फ़र्ज़ करें अगर किसी शख्स की लोकेशन देखनी हो, कंट्री, सिटी, टाउन, कोई शख्स है, अगर आपने उसकी लोकेशन देखना, फ़र्ज़ करें वो पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान तो बहुत बड़ा कंट्री है, उसके मिलने के चांसेस कम है। अच्छा, कंट्री पाकिस्तान में वो कहाँ पर है, सिटी हम कहते हैं लाहौर में है। अब कंट्री पाकिस्तान के बजाय अब जब मैंने खाली लफ्ज़ लाहौर इस्तेमाल किया तो उसके मिलने के चांसेस बढ़ गए हैं। अच्छा, वो कौन से टाउन में है, वेलेंशिया टाउन, वापडा टाउन, बहुत सारे टाउन हैं, ठीक है बेटा, बहरिया टाउन। यानी किसी शख्स की लोकेशन अगर कंट्री बता दी जाए तो मिलने के चांसेस कम, उसका सिटी बता दिया जाए तो चांसेस ज़्यादा, उसका टाउन बता जाए तो मिलने के चांसेस और ज़्यादा। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन की लोकेशन है, कंट्री के बजाय आप उसको शेल या ऑर्बिट कहोगे, सिटी के बजाय सब शेल कहोगे, टाउन के बजाय उसको क्या कहोगे, ऑर्बिटल। अब ये जो मैंने के लिखा है ना, ये बेसिकली शेल या ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। 4 टाइप्स होती हैं बेसिकली शेल की, के, एल, एम और एन। ये किसकी टाइप्स होती हैं बेटा, शेल या ऑर्बिट की। के शेल में मैक्सिमम होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8, एम में 18, लेकिन हम कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 8। ये आपने सारा कुछ माइंड में रखना है, ओवरव्यू। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, इसका मतलब उसमें 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन। अब वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर होगा बेटा, के शेल में, के अंदर है बेटा 1 इलेक्ट्रॉन। अब बेटा देखें, हर एक एलिमेंट जो है ना, बेसिकली ये बॉन्ड फॉर्मेशन होती क्यों है, हर एक एलिमेंट अपने आप को क्या करना चाहता है बेटा, स्टेबल करना चाहता है। जो एलिमेंट्स हैं ना बेटा, वो अपने आप को क्या करना चाहते हैं बेटा, स्टेबल। और स्टेबल होने के लिए वो क्या करेंगे, वो बेटा नोबल गैस है, उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ना, उनकी जो क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनको ये एलिमेंट्स क्या करेंगे बेटा, कॉपी करेंगे। उसी कॉपी करने में वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। नोबल गैसेस कौन कौन सी हैं, हीलियम एटॉमिक नंबर है 2, के शेल में होते हैं उसके 2 इलेक्ट्रॉन। नियान एटॉमिक नंबर है बेटा 10, के में 2 और एल में कितने होंगे, 8। आर्गान, अभी ये 3 आप नोबल गैसेस बस याद कर लें, ये भी काफ़ी हैं। एल में 8 और एम में 8। अब देखें बेटा हाइड्रोजन H2, अभी हमने सिर्फ एक हाइड्रोजन लिखा है, ये अब हमने लिखा है बेटा दूसरा हाइड्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर भी क्या है बेटा, 1। अब होगा क्या, ये हाइड्रोजन या तो अपने इस के शेल के अगर फ़र्ज़ करें एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है, अगर वो लूज़ कर देगा तो के में क्या हो जाएंगे बेटा, 0 इलेक्ट्रॉन।
ये देखें, अगर K में 0 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो किसी भी नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कॉपी नहीं कर रहा। दूसरा ऑप्शन क्या है, हाइड्रोजन के पास वो किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, फर्ज करें वो क्या कर ले, इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। अब हमारे पास दो हाइड्रोजन है, ये देखें, ये हाइड्रोजन, ये उसका ये वाला इलेक्ट्रॉन, दूसरा ये हाइड्रोजन और उसका ये वाला इलेक्ट्रॉन। अब इस हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। फ़र्ज़ करें अगर ये हाइड्रोजन चाहता है कि मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, इसी तरह ये हाइड्रोजन भी तो यही बिहेवियर शो करे कि मुझे भी तुम अपना इलेक्ट्रॉन दे दो। अब दोनों के पास इक्वल चांसेस हैं इलेक्ट्रॉन को गेन करने के। इन दोनों हाइड्रोजन के पास क्या है बेटा, इक्वल चांसेस किस चीज़ के, टू गेन इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों हाइड्रोजन के पास बराबर चांसेस आ गए हैं, दोनों हाइड्रोजन के पास बराबर चांसेस आ गए कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करें। ऐसी सूरत हाल में वो गेन नहीं करेंगे, उल्टा वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। और जब वो शेयर करेंगे हमें ऐसे फील होगा जैसे दोनों का डुप्लेट कंप्लीट हो रहा हो, यानी उसमें भी K में 2 इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे, दूसरे में भी K में 2 इलेक्ट्रॉन। अब कैसे, ये देखें, ये हाइड्रोजन, ये उसका ये इलेक्ट्रॉन, और ये हाइड्रोजन, ये उसका ये इलेक्ट्रॉन। अब देखें, फ़र्ज़ करें अगर मैं इस हाइड्रोजन को देखता हूँ तो गौर से देखना बेटा आपने, ये देखें, ऐसे फील हो रहा है जैसे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास आ गए हों। अब अगर मैं इस हाइड्रोजन को देखता हूँ तो ऐसे फील हो रहा है जैसे ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास आ गए हों। फ़र्ज़ करें अगर मैं सेपरेटली देखूँ, इस हाइड्रोजन को छोड़ दूँ, सिर्फ इस हाइड्रोजन को देखूँ, तो गौर से देखेंगे आप दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास आ गए। इसके पास तो 0 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। इसका फिर मसला क्या होगा, एक हाइड्रोजन तो स्टेबल होगा लेकिन दूसरा हाइड्रोजन स्टेबल नहीं होगा। अब अगर ये हाइड्रोजन इससे अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता, गेन कर लेता। अगर ये हाइड्रोजन का ये उसका अपना इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन क्या है, अगर ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से ये वाला इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता तो ये हाइड्रोजन तो स्टेबल हो जाता, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते, ये हीलियम की तरह क्या हो जाता, स्टेबल। लेकिन इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और ये क्या हो जाता, अनस्टेबल। अब इस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन को म्यूचुअली शेयर किया है। म्यूचुअली शेयर का मतलब भी यही होता है कि जिस हाइड्रोजन को भी देखोगे ऐसे फील होगा जैसे वो अपने आप को स्टेबल कर रहा हो। ठीक है, अब देखिए अगर फ़र्ज़ करें आप इस हाइड्रोजन को देखते हैं तो ये मैंने इससे लाइन लगाई है, ये देखिए इस हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं ना, मतलब इसका डुप्लेट कंप्लीट। अगर आप इस हाइड्रोजन को देखोगे तो म्यूचुअली शेयरिंग का ये फ़ायदा है, ऐसे फील होगा जैसे ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास चले गए। पॉइंट क्लियर हो गया बेटा। अब देखें, ये हाइड्रोजन, ये उसका न्यूक्लियस है, ये हाइड्रोजन, ये उसका दूसरा, ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है बेटा। ये दोनों देखें आपस में क्या हो रहे हैं बेटा, शेयर हो रहे हैं। अब देखें कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन इसमें शेयर हो रहे हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन, या इसको मैं कहूँगा बेटा 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। इन 2 हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। और इन 2 इलेक्ट्रॉन को हम क्या कह सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। अभी पोलर और नॉन पोलर को हम नहीं डिस्कस कर रहे, अभी हम सिंपल कोवलेंट बॉन्ड को और सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड स्टडी कर रहे हैं। तो ये आपके पास ये जो हाइड्रोजन है उसमें कौन सा कोवलेंट बॉन्ड होगा बेटा, इसमें कोवलेंट बॉन्ड होगा बेटा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो समझ आ गया बेटा म्यूचुअल शेयरिंग किस तरह होती है। मज़ीद हम फर्दर और भी एग्जांपल सॉल्व आउट करते हैं, इसमें ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो इतने तक आप इसको नोट कर लें। अब नेक्स्ट जब हम ये एग्जांपल सॉल्व करेंगे ना, उसमें मैं डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के ये भी अगर दोबारा समझाऊंगा, ये वाली चीज़ आप नोट कर लें। ये आप इसको ना जब आप नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उसमें ये चीज़ आपके लिए बेटा बेनिफिशियल होगी, तो इसको आप तब फिर नोट कर लें बेटा। अच्छा बेटा, आपने इसको तो नोट कर लिया होगा। अब हाइड्रोजन के बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बेटा। अब नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्लोरीन। एक क्लोरीन, उसका एटॉमिक नंबर होता है 17। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 और एम शेल में कितने बेटा 7 इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास हैं 2 क्लोरीन।
के शेल में 2, एल शेल में 8, एम शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखें इसने ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? गेन। इसने भी अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसने भी क्या करना है बेटा? एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना है। या तो बेटा देखें नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन में हीलियम है, उसके के शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, नियान उसके के में होते हैं 2 और एल शेल में 8, आर्गान 18 के शेल में 2, एल शेल में 8 और एम शेल में 8। या तो क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे और नियान की तरह स्टेबल हो जाए, या वो एक गेन कर ले और वो आर्गान की तरह क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। अब हमारे पास 2 क्लोरीन है, हमारे पास कितने क्लोरीन है बेटा? 2। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते तो दूसरी क्लोरीन भी तो इसी की तरह एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते, तो दोनों के चांसेस इक्वल हैं। तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगी और ना ये गेन करेगी, बल्कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे बेटा? शेयर करेंगे। इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे बेटा? शेयर करेंगे। अब देखें क्लोरीन ये उसके आखिरी शेल में है बेटा 7 इलेक्ट्रॉन, 6 और 7। ये दूसरी क्लोरीन उसके भी आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन। अब होगा क्या? ये देखें उन्होंने बॉन्ड ऐसे बना लिया। अब अगर आप इस क्लोरीन को देखो गौर से, 2, 4, 6 और 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। अब आप इस क्लोरीन को गौर से देखें, 2, 4, 6 और 8, इसका ऑक्टेट भी क्या हो गया बेटा? कंप्लीट हो गया। इसी चीज़ को कहते हैं म्यूचुअली शेयरिंग या म्यूचुअल शेयरिंग। मतलब ऐसे फील होगा जैसे दोनों इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हों, हालांकि इन दोनों में कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर रहा, लेकिन म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से ऐसे फील हो रहा है जैसे इक्वली इलेक्ट्रॉन उसमें क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है और इसका भी ऑक्टेट क्या हो रहा है बेटा? कंप्लीट हो रहा है। तो देखें इस क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन में से 2, 4, 6 और ये 7, सिर्फ 7 में से ये वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले रहा है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले रहे हैं बेटा? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, या इसको हम कह सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन्स, या हम उसको क्या कहेंगे बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर आपस में बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अभी पोलर और नॉन पोलर को रहने दें, वो हम बाद में समझते हैं। तो हाइड्रोजन भी हो गया सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, क्लोरीन में भी क्या है बेटा? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। साथ में ये भी पता चल गया ना कि कैसे उनके दरमियान म्यूचुअली शेयरिंग हो रही है। अब इनके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, वैसे भी ये ग्रुप 7A का हिस्सा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ बेटा। उसके बाद है बेटा HCl। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है बेटा। दूसरी हमारे पास एग्जाम्पल आ रही है HCl, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1। ये भी एक इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहता है? गेन करना चाहता है। लूज़ तो कर नहीं सकता, लूज़ करते तो पीछे 0 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे के शेल में। अब ये हीलियम को फॉलो करना चाहते हैं स्टेबल होने के लिए, वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहता है? गेन करना चाहता है। दूसरे नंबर पे बेटा हमारे पास है क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17। अभी हमने इसको लिखा है के में 2, एल शेल में 8 और एम में 7। ये भी एक इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहता है बेटा? गेन करना चाहता है, क्लोरीन का एटम। अब दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं, दोनों के बराबर चांसेस हैं। ये भी गेन करना चाहते हैं और ये भी क्या करना चाहते हैं? गेन करना चाहते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ये दोनों ना तो ये गेन करेगा ना ही ये गेन करेगा, तब ये क्या करेंगे? इस इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेंगे बेटा? शेयर करेंगे। और जब शेयर करेंगे तो उसमें कौन सा बॉन्ड वजूद में आएगा बेटा? उसमें कोवलेंट बॉन्ड वजूद में आएगा। इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं, इसको कैसे अब हमने सॉल्व करना है। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और ये क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन। ये देखें, ये उन्होंने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए? शेयर। अब अगर आप सिर्फ हाइड्रोजन वाली साइड को देखेंगे तो ऐसे फील होगा जैसे हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन, उसका डुप्लेट क्या हो गया बेटा? कंप्लीट, और वो हीलियम की तरह क्या हो गया बेटा? स्टेबल हो गया। अब अगर आप, हालांकि वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर रहा, लेकिन इलेक्ट्रॉन ने अपने आप को ऐसे शेयर किया हुआ है जिसको आपने म्यूचुअली शेयरिंग का नाम दिया था, जैसे वो दोनों आपको स्टेबल नज़र आएंगे। हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन, अब क्लोरीन में देखें 2, 4, 6 और 8।
तो क्लोरीन में भी ऐसे फील हो रहा है जैसे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट उसका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। किसकी तरह बेटा, आर्गन की तरह। इसी चीज़ को कहते हैं म्यूचुअली शेयरिंग। हाइड्रोजन इसमें क्या चीज़ फॉलो कर रही है, म्यूचुअली शेयरिंग के नतीजे में उसका डुप्लेट फॉलो अप हो रहा है। क्लोरीन का म्यूचुअली शेयरिंग के नतीजे में क्या फॉलो अप हो रहा है बेटा, ऑक्टेट फॉलो अप हो रहा है। तो मतलब दोनों क्या हो गए हैं, स्टेबल हो गए हैं, दोनों क्या हो गए हैं, स्टेबल। अब कितने इलेक्ट्रॉन पेयर उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। पेयर कहते हैं जोड़े को। 2 इलेक्ट्रॉन हो या 1 इलेक्ट्रॉन पेयर हो उसको हम क्या कहते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। उसको हम क्या कहते हैं बेटा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ये तो अब आपका हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए आप ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, के में 2 होंगे बेटा, एल शेल में होंगे 6। इसने अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है या तो ये 6 लूज़ करे या ये 2 गेन करे। स्मॉल वैल्यू 2 है, जो स्मॉल वैल्यू होती है वो उसी को फॉलो अप करता है। तो अगर इसने अपने आप को स्टेबल करना है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करे बेटा, गेन करे। इसी तरह हमारे पास दूसरी ऑक्सीजन है, उसका एटॉमिक नंबर 8, के में 2, एल शेल में होंगे 6। इसने भी क्या करना है बेटा, ऑक्टेट अगर कंप्लीट करना है तो इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन क्या करने होंगे, गेन करने होंगे। अब दोनों के इक्वल चांसेस हैं इलेक्ट्रॉन को गेन करने के, तो उसका मतलब ये भी गेन नहीं करेगा, ये भी गेन नहीं करेगा, बल्कि ये क्या करेंगे, 2 और 2 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन। ये इन 4 इलेक्ट्रॉन को करेंगे शेयर। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हो, पिछले एग्जांपल में मैंने आपको समझाया था उसमें कौन सा बॉन्ड होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब आप देखें आपने इसकी एडजस्टमेंट किस तरह करनी है। ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, ये जितने वो गेन तो नहीं करेंगे, गेन करने की बजाय वो शेयर करेंगे। तो शेयर करेंगे, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन उसमें आ जाएंगे बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन और इस वाले ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन। बाकी जो इलेक्ट्रॉन है वो साइड पे लिख लें, ये इनको लोन पेयर कहते हैं, जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेते हैं। अब 6 में से सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही है ना जो शेयर हो रहे हैं बेटा, बाकी तो 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं ले रहे, इनको लोन पेयर कहते हैं। तो ये देखें, ये भी शेयर हो गया, ये भी शेयर। अब आप सिर्फ इस ऑक्सीजन को देखें, 2, 4, 6 और 8, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए ना उसके आखिरी शेल के, ऑक्टेट कंप्लीट। इस ऑक्सीजन को देखें, 2, 4, 6 और 8। अब इन दोनों का क्या कंप्लीट हो गया बेटा, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं बेटा इसमें, 4 इलेक्ट्रॉन। अगर हम इनके पेयर बनाएं तो हम इनको कह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं। इसी वजह से इसके अंदर क्या होगा बेटा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें कौन सा बॉन्ड होगा बेटा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद हम आ जाते हैं बेटा नाइट्रोजन में। ठीक है बेटा, अब हम आ जाते हैं नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, के में 2, एल शेल में 5। अब इसने अगर अपने आप को स्टेबल करना है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, गेन करेगा। अब हमारे पास हैं 2 नाइट्रोजन N2, इसमें भी के में 2, एल शेल में 5। अब इसने भी क्या करने, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन। अब दोनों के इक्वल चांसेस हैं इलेक्ट्रॉन को गेन करने के, दोनों की पावर बराबर है। तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ना ही ये गेन करेगा। 3 और 3 टोटल कितने हो गए बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटा, इसमें शेयर होंगे। और जितने इलेक्ट्रॉन उसमें शेयर हो रहे हैं वो जब आपस में बॉन्ड बनाएंगे वही उसमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इससे नज़र आ रहा है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अब मज़ीद देख भी लेते हैं, नाइट्रोजन में कितने हो गए, 3। ये दूसरा नाइट्रोजन, इसमें भी 3। ये और ये उसके लोन पेयर हैं नाइट्रोजन के। ये देखें, इस नाइट्रोजन पे आ जाएं 2, 3 और 3 6 और 2 8। इसका ऑक्टेट कंप्लीट, म्यूचुअली शेयरिंग हो रही है ना बेटा। इस नाइट्रोजन पे आ जाएं 3, 3, 6 और 2 8। इसके में भी क्या हो रहे हैं बेटा, ऑक्टेट कंप्लीट। तो कितने इलेक्ट्रॉन इसमें, इन दोनों एटम्स के दरमियान 6 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं। तो इसी वजह से इसको हम कहेंगे बेटा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट
ये मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था। मैंने कहा था बेटा जब हम आगे एग्जांपल्स को सॉल्व आउट करेंगे तब ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी कि कौन सा सिंगल, डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। इसको भी मैं इरेज कर रहा हूँ। उसके बाद हम आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट CH4 में, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, K में 2, L शेल में 4। अब इसने 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, या तो ये बेटा 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे या ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, लूज़ कर ले। इसमें इक्वली चांसेस हैं लूज़ या गेन होने के। ना तो ये लूज़ करेगा ना ये गेन करेगा, बल्कि ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कार्बन बेटा शेयर। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन से नहीं बल्कि किसी डिफरेंट एलिमेंट से शेयर करेगा। अगर सेम से कर रहा होता, ये शेयर किसी से कर रहा होता, सेम से, तब हम इसको उसका कह सकते थे कि उसमें क्या है, सिंगल, डबल, ट्रिपल या टेट्रा कोवेलेंट बॉन्ड। अब टेट्रा कोवेलेंट बॉन्ड इसमें नहीं हो सकता, ठीक है ना बेटा। ये ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे एटम से जो शेयर कर रहे हैं ना, जितने वो शेयर कर रहे हैं वही उसके कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो ये 4 डिफरेंट 4 हाइड्रोजन एटम से शेयर कर रहा है, तो इसमें 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, ठीक है ना बेटा। तो ये भी आपने माइंड में रखना है। ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, शेयर करेगा। अब ये आपने नहीं कहना कि 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बनाने, नेवर। हाँ, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे कार्बन से शेयर कर रहा होता तब हम उसको देखते हैं कि सिमिलर एटम से। अब इसमें देखें हाइड्रोजन आ रहा है हमारे पास में बेटा, 4 हाइड्रोजन K1। अब इसने क्या करना है, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना है। अब हमारे पास में बेटा 4 हाइड्रोजन, 3, 4, सबका बिहेवियर सेम ही है। अब देखें, अगर ये हाइड्रोजन कहते हैं कि मैंने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो इस सूरत हाल में कार्बन भी तो कहेगी कि मैंने भी तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं, गेन करने हैं ना बेटा। तो इस सूरत हाल में क्या होगा, ये गेन नहीं करेगा, ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, क्योंकि इधर भी गेन हो रहे हैं और इधर भी गेन हो रहे हैं। तो हमने गेन को तो नहीं देखना, इक्वल चांसेस आ गए। अब हमने शेयर को देखना है। ये भी अपने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, शेयर। 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये भी इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा होगा, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये भी अपने 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन, 4। तो इसको ज़रा देखें, कार्बन आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और ये 4। ये देखें, ये शेयर हो गया है ना। हाइड्रोजन को देखेंगे तो इसका डुप्लेट कंप्लीट, इस हाइड्रोजन को देखेंगे तो इसका भी डुप्लेट कंप्लीट, इस हाइड्रोजन को देखेंगे तो डुप्लेट कंप्लीट, इसका भी देखेंगे तो इसका क्या हो गया बेटा, डुप्लेट कंप्लीट। कार्बन को देखें, गौर से देखने अब आपने, ये कार्बन के लिए मैं बना रहा हूँ बेटा ये चीज़। 2, 4, 6 और 8। कार्बन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का क्या कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट। किन के नतीजे में, म्यूचुअली शेयरिंग के नतीजे में। तो ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है। अब देखें, कार्बन हाइड्रोजन के साथ बैक वक्त जो एक कार्बन है ना, वो 4 हाइड्रोजन के साथ बैक वक्त बेटा 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रही है ना टोटल। उसमें 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हाइड्रोजन का है। ये आपने माइंड में रखना है। एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रही है। उसमें कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन, उसमें कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन है और साथ में हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन या दूसरे लफ्ज़ों में 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इस मीथेन के अंदर, इस CH4 के अंदर बेटा कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड होगा, इसमें होगा बेटा, इधर मैं लिख देता हूँ, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ये अब आपने माइंड में रखना है, सिंगल कोवेलेंट। ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे इसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, हालांकि वो तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रही है। तो आपने ये चीज़ माइंड में रखनी थी बेटा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है बेटा, CHCl3। इसको भी देख लेते हैं। अब फ़र्क क्या है, जहाँ 4 हाइड्रोजन थे, इधर आपने क्या करना है, CHCl3 में 3 हाइड्रोजन की जगह 3 क्लोरीन लगा लेने हैं। स्ट्रक्चर आपको अभी नज़र आ जाता है कैसे है, ये देखें।
इधर हम लगा लेते हैं कार्बन, ये हो गया उसके 4 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया बेटा हाइड्रोजन, ये हमारे पास है क्लोरीन। क्लोरीन आप जानते हैं उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। पिछले एग्जांपल में मैं आपको ये सॉल्व आउट करवा चुका हूँ बेटा, क्लोरीन के आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन चाहेगी वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे। हाइड्रोजन के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो चाहेगी वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो ऐसी सूरत हाल में वो गेन नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे बेटा, शेयर करेंगे। ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट क्लोरीन, अब इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमने सेंटर में कार्बन को क्यों रखा है, हम क्लोरीन को भी तो रख सकते थे, हम हाइड्रोजन को भी रख सकते थे। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नेवर बी सेंटर एटम। तो हाइड्रोजन को या फ्लोरीन को कभी भी आपने सेंटर में नहीं रखना। दूसरी बात, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो ना, बहुत सारे जब एटम आ जाएं उसको आपने क्या करना है, सेंट्रल में रखना है। तीसरी बात, जो लेस इन नंबर हो उसको भी आपने क्या करना है, सेंट्रल में रखना है। अब ये 3 असूल ज़रा जहन में रखें और CH3 पे अप्लाई करें। इसमें क्लोरीन कितने हैं बेटा, 3 हैं। कार्बन कितने हैं, 1। हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 1। तो कार्बन और हाइड्रोजन ये दोनों क्या हैं बेटा, लेस इन नंबर हैं। तो इसका मतलब इन दोनों में क्या होना चाहिए, कोई ना कोई सेंट्रल एटम होना चाहिए ना। कार्बन और हाइड्रोजन लेस इन नंबर है ना, तो लिखा हुआ है ना, या तो लेस इन नंबर सेंट्रल एटम हो या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, या ये सबसे पहले आपने इसको प्रायोरिटी देनी है। तो क्लोरीन तो सेंट्रल एटम हो ही नहीं सकता। अब कार्बन और हाइड्रोजन में कंपटीशन है, ये पहला पॉइंट देखें कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते। तो ये भी सेंट्रल नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, पीछे कौन बचेगा, कार्बन, वो हमने सेंटर में लिख दिया है। तो इस पॉइंट को भी आपने नोट करना है। अब देखें, ये म्यूचुअली शेयरिंग हो रही है। हाइड्रोजन को अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसका क्या कंप्लीट हो रहा है बेटा, डुप्लेट। क्लोरीन में देखें 2, 4, 6 और 8, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट। इस क्लोरीन का देखें 2, 4, 6 और 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। इस क्लोरीन पे आ जाएं 2, 4, 6 और 8, इसका भी क्या हो गया बेटा, ऑक्टेट कंप्लीट। अब कार्बन पे आ जाएं, कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और ये 8 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए म्यूचुअली शेयरिंग के नतीजे में तमाम एलिमेंट्स ने अपने ऑक्टेट को क्या कर लिया बेटा, कंप्लीट कर लिया, और हाइड्रोजन ने क्या कर लिया, डुप्लेट कंप्लीट कर लिया। अब देखें, कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन और साथ में क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, या दूसरे लफ्ज़ों में 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो कौन सा बॉन्ड हुआ कार्बन और क्लोरीन के दरमियान, कार्बन और क्लोरीन के दरमियान हुआ बेटा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान आ जाएं, कार्बन का भी 1 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन का भी क्या है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन। ये कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का भी क्या है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, या इसको हम कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये भी कौन सा बॉन्ड हुआ कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। किन के दरमियान, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान। उसके बाद है बेटा CCl4। CCl4 में क्या करना है, हाइड्रोजन की बजाय आपने लगा देना है क्लोरीन। उसके ये देखें, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 7वां इलेक्ट्रॉन, और ये वाला कार्बन का हो जाएगा 8वां इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन क्लोरीन हम पहले जान चुके हैं कि उसमें क्या है बेटा, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन और एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो CCl4 के अंदर, CCl4 में 4 क्लोरीन और 1 कार्बन, कार्बन उसमें सेंट्रल एटम हो जाएगा क्योंकि वो लेसिन नंबर है, तो उसमें भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ये CCl4 में। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं H2O, NH3 और CO2 में।
उसके बाद पोलर और नॉन पोलर भी इन्हीं से हम आइडेंटिफाई करेंगे बेटा। अब H2O पे आ जाए, एक तो उसमें ऑक्सीजन है बेटा, K में 2 L में 6, ये क्या है बेटा, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं, गेन करने हैं। हाइड्रोजन K, ये कहेगा मैंने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, गेन। दूसरा हाइड्रोजन है, ये भी कहेगा मैंने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करना है बेटा। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहती है, ये दोनों हाइड्रोजन मिलकर भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं। ये भी 2 इलेक्ट्रॉन और ये भी कितने बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन, इक्वल चांसेस है ना गेन करने के। तो इसी वजह से ये देखें, इसमें सबसे पहले देखें ना सेंट्रल एटम कौन है। हाइड्रोजन तादाद में है बेटा 2 और ऑक्सीजन तादाद में है 1, तो लेस इन नंबर है, तो ये तो होगा बेटा आपका सेंट्रल एटम। और हाइड्रोजन जो होगा बेटा वो आपका क्या होगा, सराउंडिंग एटम। अब सराउंडिंग एटम जो है, जो हाइड्रोजन है, हमारे पास 2 हाइड्रोजन है और वो चाहते हैं कि वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करें, गेन करें। सेंट्रल एटम हमारे पास एक ही है और वो है ऑक्सीजन, और वो भी चाहते हैं कि वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करे, गेन। अब दोनों में इक्वल चांसेस हैं इलेक्ट्रॉन को गेन करने के। अब ना ये गेन करेगा ना ये गेन करेगा, इस सूरत हाल में ये दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे बेटा, शेयर। अगर शेयर करेंगे तो कोवलेंट बॉन्ड। अब कौन सा कोवलेंट बॉन्ड होता है वो स्ट्रक्चर के बाद हमें पता चलेगा, सिंगल, डबल या ट्रिपल। अब देखें, ऑक्सीजन 2, 4, 5 और 6, ये 1 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन के साथ अटैच, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ बेटा अटैच हो गया है। ये उसके 2 लोन पेयर हैं जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं ले रहे। अब ऑक्सीजन को देखें गौर से, कितने इसमें हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट हो रहा है, डुप्लेट। इस हाइड्रोजन पे आ जाएं, इसका भी क्या कंप्लीट हो रहा है, डुप्लेट। अब ऑक्सीजन पे आ जाएं, 2, 4, 6 और 8, ऑक्सीजन का क्या कंप्लीट हो रहा है बेटा, ऑक्टेट। ऑक्सीजन का क्या कंप्लीट हो रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। अब इसमें देखें, ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन को देखें, हाइड्रोजन का भी क्या है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन। दोनों साइड्स पे देखें, इस साइड पे ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल ये कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन, या हम इसको कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो 2 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन पेयर वाली चीज़ को हम क्या कहते थे बेटा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या हम नाम देते हैं बेटा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसको हम क्या नाम देंगे बेटा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट जब हम पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे ना, उसमें मैं ऐसे डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना दूंगा, क्योंकि आपने अब ये सारा समझा तो हुआ है। उसमें फिर हम उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझने के बाद आइडेंटिफाई करेंगे कौन पोलर है और कौन नॉन पोलर है बेटा। वो आगे आसान है, वो इतना मुश्किल नहीं है पोलर और नॉन पोलर। स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम यहाँ आती है बेटा, वो सिंगल, डबल और ट्रिपल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। जिस तरह H2O है, इसमें स्टूडेंट देखते हैं कि ऑक्सीजन जो है ना वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रही है, तो वो क्या समझते हैं कि जहाँ पर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के साथ शेयर हों तो टोटल तो 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसी वजह से वो कंफ्यूज होकर इसमें क्या लगा देते हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। हालांकि ऐसा नहीं है, आपने सेपरेटली देखने के सराउंडिंग और सेंट्रल एटम में सेपरेटली टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। अगर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो उसको हम क्या नाम देंगे बेटा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये चीज़ें बेटा आपने माइंड में रखनी है। अब नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास है 2 एग्जांपल्स रह गई हैं, NH3 और CO2। अब ये इस पे देखें, NH3 नाइट्रोजन 7, K में 2, L में 5, हाइड्रोजन 1, K में 1। अब इसने क्या करना है बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं। हाइड्रोजन ने क्या करना है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन। अब इसमें देखें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तादाद में 1 है, हाइड्रोजन तादाद में कितने हैं बेटा, 3। तो ये तो होगा सेंट्रल एटम और ये आपके पास क्या होगा बेटा, सराउंडिंग एटम।
तो सराउंडिंग एटम भी टोटल तीन इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं। एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, दो हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रॉन, तीन हाइड्रोजन है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं बेटा? तीन इलेक्ट्रॉन। अब ये सेंट्रल एटम जो आपके पास है ये भी कितने इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं बेटा? तीन इलेक्ट्रॉन। तो तीन इलेक्ट्रॉन ये गेन करना चाहते हैं हाइड्रोजन, और तीन इलेक्ट्रॉन कौन गेन करना चाहते हैं बेटा? नाइट्रोजन। तो ना तो ये गेन करेंगे और ना ये गेन करेंगे, तब ये क्या करेंगे? शेयर करेंगे। इलेक्ट्रॉन को दोनों क्या करेंगे बेटा? शेयर करेंगे। अब उसके एग्जांपल देखें बेटा। नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, ये तो उसका हो गया बेटा लोन पेयर। हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पे आ जाए तो इसका डुप्लेट कंप्लीट, इस हाइड्रोजन पे आ जाए तो इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन डुप्लेट कंप्लीट, इस पे आ जाए ये हो गया, उसका भी क्या हो गया बेटा? डुप्लेट कंप्लीट। अब नाइट्रोजन पे आ जाए, दो चार छः और आठ, तो इस नाइट्रोजन का क्या कंप्लीट हो गया बेटा? ऑक्टेट कंप्लीट। अब देखिए नाइट्रोजन, ये जो नाइट्रोजन है ना उसका एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का भी क्या बेटा? एक इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का एक और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, यानी नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? दो इलेक्ट्रॉन, या फिर इसको हम नाम देंगे बेटा वन इलेक्ट्रॉन पेयर। तो कौन सा बॉन्ड होगा बेटा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा बेटा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब नेक्स्ट हम उसमें एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। CO2 लास्ट, इसमें ये एग्जांपल रहेगी। वैसे तो काफ़ी सारे एग्जांपल हैं कोवेलेंट कंपाउंड या कोवेलेंट बॉन्ड की, लेकिन हम सबको तो सॉल्व आउट नहीं कर सकते, जस्ट मैंने आपको आइडिया दे दिया बेटा। तो इसमें देखें बेटा, कार्बन तादाद में 1 है, ऑक्सीजन तादाद में 2, लेस इन नंबर कार्बन है तो ये तो होगा बेटा सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन आपके पास क्या होगा बेटा? सराउंडिंग एटम। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें 6, K में 2, L में 4, तो ये चाहते हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करें बेटा? गेन करें, या वो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करें? लूज़ करें। ऐसी सूरत हाल में वो 4 इलेक्ट्रॉन इक्वल चांसेस है ना लूज़ होंगे ना गेन होंगे, वो 4 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटा? कार्बन के शेयर। ऑक्सीजन 8, K में 2, L में होंगे 6। अब ये चाहते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करें। वो क्या चाहते हैं बेटा? कितने इलेक्ट्रॉन गेन करें? 2 इलेक्ट्रॉन। अब जो एक कार्बन सेंट्रल एटम है वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। अगर हमारे पास 2 ऑक्सीजन है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेंगे? 4। ना ये गेन करेंगे ना ये गेन करेंगे, ये अब इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। क्या करेंगे बेटा? शेयर करेंगे। कैसे शेयर करेंगे देखें। सेंट्रल एटम कार्बन, ये उसमें हो गए बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन जो शेयर होने हैं, और ये भी ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन, ये उसके हैं बेटा लोन पेयर। अब ये गौर से देखें बेटा। अब ऑक्सीजन पे आ जाएं आप, 2, 4, 6 और 8, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट। इस ऑक्सीजन पे आ जाएं 2, 4, 6 और 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। अब कार्बन पे आ जाए बेटा, 2, 4, 6 और 8, कार्बन का भी ऑक्टेट क्या हो गया बेटा? कंप्लीट हो गया। अब इस पे देखें बेटा, इस वाले पोर्शन को फिर हम इधर से इरेज कर देते हैं बेटा। ठीक है बेटा। अब इस चीज़ को देखें बेटा, इस CO2 के अंदर कार्बन के हैं बेटा 2 इलेक्ट्रॉन। ये देखें ना बेटा, कार्बन 1 और 2, ये कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन से क्या हो रहे हैं? शेयर हो रहे हैं। यानी कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के भी कितने बेटा हमारे पास? 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा आपके पास? 4 इलेक्ट्रॉन, या इसको बेटा हम कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर।
तो 4 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन पेयर वाली चीज़ को फिर हमने क्या नाम दिया था बेटा? इसको हमने कहा था बेटा डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो डबल कोवलेंट बॉन्ड, तो ये जो CO2 का स्ट्रक्चर है उसमें कौन सा कोवलेंट बॉन्ड है बेटा? डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो ये तो बेटा आपका क्लियर हो गया है। अब हम इसमें आते हैं बेटा पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा बेटा, इधर मैं लिख रहा हूँ बेटा पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ऐसा कोवलेंट बॉन्ड डिफरेंट एटम के दरमियान बढ़े या उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना वो डिफरेंट हो। ठीक है बेटा, या तो वो कोवलेंट बॉन्ड डिफरेंट एटम्स के दरमियान बने या उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है ना वो ज़्यादा हो, उसको बेटा हम कहते हैं और वो ऑलमोस्ट ज़्यादा होना चाहिए 0.4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है उसको हम कहेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्या कहेंगे बेटा? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। उसके बाद होता है बेटा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवलेंट अब ये वो कोवलेंट बॉन्ड होता है बेटा जो सिमिलर एटम्स में बनता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज लेस देन 0 भी कह सकते हैं, लेस देन 0.4, लेस देन 0.4 और इक्वल टू 0। तो ऐसे हम कोवलेंट बॉन्ड को क्या कहते हैं बेटा? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रो नेगेटिविटी होती है बेटा एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द shared pair of electron towards itself। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है बेटा किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत, इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमें पता कैसे चलेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। ये मैं बेटा आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये ट्रिक बेटा आपने माइंड में रखनी है। वैसे तो इसकी मैथमेटिकल वैल्यू होती है, सेपरेटली हम इस पर एक वीडियो लेक्चर भी बनाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसमें भी ये चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, लेकिन अभी ट्रिक आप माइंड में रख लें। दो इसमें ट्रिक्स होती हैं। पहली क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। दूसरा आप इसमें कहोगे बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ये दो पॉइंट बेटा आपने माइंड में रखने हैं। अब लोन पेयर क्या होते हैं बेटा? लोन पेयर लास्ट शेल के वो इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल को बेटा हम वैलेंस शेल भी कह सकते हैं या आउटर मोस्ट शेल भी कह सकते हैं। लास्ट शेल को या वैलेंस शेल कहेंगे या फिर क्या कहेंगे? आउटर मोस्ट शेल। लास्ट शेल मतलब वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल के वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट ना करें, उसको बेटा हम क्या नाम देंगे बेटा? लोन पेयर का नाम देंगे। दोबारा सुन लें,
हमने क्या बेटा पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है जिसमें डिफरेंट एटम्स हो या उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो। फिर हमने कहा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड सिमिलर एटम्स के दरमियान होता है या जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लेस देन 0.4 हो या फिर इक्वल टू 0 हो। फिर हमने समझा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है किसी भी शेयर्ड पेयर का मतलब कोवलेंट बॉन्ड है कि कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जो वो दो एटम्स बॉन्ड बना रहे हैं उसमें एक एटम ऐसा होगा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी होगी। उसकी ये जो एबिलिटी है ना बेटा उसको हम क्या नाम देंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर हमने कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हमें कैसे पता चलेगा जब दो एटम कोवलेंट बॉन्ड बना रहे होंगे। तो आपने दो चीज़ें माइंड में रखनी है। सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जितना लोन पेयर ज़्यादा होंगे उतना उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत ज़्यादा होगी। जितना उसका साइज़ कम होगा उतना उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी में भी क्या होगा इजाफा। फिर हमने क्या लोन पेयर क्या होते हैं कि आखिरी शेल के किसी भी एटम के आखिरी शेल के वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट ना कर रहे हैं उसको बेटा हमने क्या नाम दिया था लोन पेयर। अब ये इस चीज़ को आपने होपफुली नोट कर लिया होगा। अब इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं बेटा। पहले बेटा हम इसमें देख लेते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कौन कौन से हैं। नॉन पोलर जो होते हैं ना जो सिमिलर एटम्स के दरमियान होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड जो सिमिलर एटम्स के दरमियान हो उसको हम बेटा क्या नाम देंगे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। या जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल होना चाहिए बेटा 0 के इक्वल होना चाहिए। वो किसके इक्वल होना चाहिए 0 के। सबसे पहले इसमें देख लें बेटा एग्जांपल्स में हाइड्रोजन ये सिमिलर एटम्स हैं। उसके बाद क्या आ रहा है बेटा हमारे पास क्लोरीन। उसके बाद हमारे पास आ रहा है बेटा ऑक्सीजन। इससे हमारा बेटा टाइम सेव हो जाएगा। अब हम इनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। सिंपल है सिमिलर एटम्स के दरमियान जब भी कोवलेंट बॉन्ड आ जाए उसको आपने आंखें बंद करके नॉन पोलर कह देना है। नाइट्रोजन हाँ बाकी भी हैं ये CCl4 ये चीज़ें लेकिन ये डिफरेंट एटम्स के दरमियान है इनको अभी हमने समझना है। ठीक है बेटा ये भी हो गया ये भी। अब ज़रा आप आ जाएँ HCl में। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के वैलेंस शेल में बेटा 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखें क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, K में 2, L शेल में 6 सॉरी L शेल में 8 और M शेल में कितने बेटा 7 इलेक्ट्रॉन। ये हैं 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के 4 5 6 और 7। सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है जो हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है बेटा शेयर हो रहा है। पीछे कितने इलेक्ट्रॉन बच गए 2 4 और 6। ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है ना ये बॉन्ड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, बॉन्ड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। इसी वजह से इन 6 इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या इनको बेटा आपने नाम देना है लोन पेयर। क्या नाम देना है लोन पेयर। तो ये देखें ये इनके दरमियान बॉन्ड बन गया। क्लोरीन के अंदर कितने लोन पेयर हैं 3। क्लोरीन में कितने लोन पेयर हैं बेटा 3। और हाइड्रोजन में कितने लोन पेयर हैं 0। तो अभी मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। तो जिसके अंदर लोन पेयर ज़्यादा होंगे उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी ज़्यादा होगी। तो होगा क्या ये जो हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन का झुकाव है ना ये थोड़ा सा क्लोरीन की जानब हमें नज़र आएगा। यानी हाइड्रोजन के ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली शेयर इक्वली हो रहे हैं लेकिन थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन का झुकाव क्लोरीन की जानब हमें नज़र आएगा। फ़र्ज़ करें हाइड्रोजन को हम कहते हैं एटम A, क्लोरीन को हम कहते हैं एटम B। ये दोनों ने क्या बनाया हुआ है बेटा बॉन्ड बनाया हुआ है। मिसाल दे रहा हूँ
ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और ये फ़र्ज़ करें ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन। अभी सिर्फ आप H2 की मिसाल ले लें, ये भी एटम A है और ये भी एटम A, दोनों के अंदर इक्वल चांसेस हैं ना इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है ना, इधर भी इक्वली अट्रैक्ट हो रहा है और इधर भी इक्वली अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन का झुकाव है ना वो डोमिनेटली किसी एक एटम के ऊपर आपको नज़र नहीं आएगा। अब आप ज़रा HCl में देखें, H को हम कह देते हैं A और B एटम को हम कह देते हैं बेटा Cl। क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का झुकाव है ये थोड़ा सा, ये देखें इलेक्ट्रॉन का झुकाव थोड़ा सा ऐसे नज़र आ रहा है जैसे ये B एटम B की तरफ हो, यानी ये जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का झुकाव है वो किसकी जानब बढ़ रहा है बेटा, क्लोरीन की जानब बढ़ रहा है। इसी वजह से इस वाले पोर्शन में ऐसे फील होगा जैसे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और इलेक्ट्रॉन की कमी को बेटा आपने रिप्रेजेंट करना है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज से। और इस B के ऊपर क्योंकि इलेक्ट्रॉन का झुकाव थोड़ा सा बढ़ गया है तो इसको आपने बेटा रिप्रेजेंट करना है पार्शियल नेगेटिव चार्ज से। तो ये जो हमने इधर HCl लिखा है इसको हम यूँ लिखेंगे बेटा HCl। Cl के ऊपर हम पार्शियल नेगेटिव बनाएंगे और H के ऊपर हम क्या बनाएंगे बेटा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये देखें, ये जो चार्ज सेपरेशन, हालांकि ये प्योर चार्ज सेपरेशन नहीं है लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से थोड़ा बहुत इसमें चार्ज सेपरेशन हो गई है। इसी चार्ज सेपरेशन को हम कहते हैं बेटा पोलैरिटी। ये जो चार्ज सेपरेशन हो रही है ना बेटा, इसमें ये जो इसमें क्या हो रही है बेटा, चार्ज सेपरेशन, इसी को हमने नाम देना बेटा पोलैरिटी। तो आपके पास जो HCl का बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है बेटा, वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और दूसरी बात, ये जो चार्ज की मूवमेंट है, चार्ज की मूवमेंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन का झुकाव हाइड्रोजन, मतलब ये हमारे पास क्या, ये क्लोरीन जो है ना ये इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी। जो हाइड्रोजन है ना बेटा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी, कम थी क्लोरीन के मुकाबले में। इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से जो चार्ज का झुकाव है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जो चार्ज का झुकाव है वो हाइड्रोजन की बजाय क्लोरीन की जानब शिफ्ट हो गया है। ये जो चार्ज का झुकाव है हमें ऐसे फील हो रहा है जैसे चार्ज मूव कर गया हो। इसी चार्ज की मूवमेंट को बेटा फिर हम नाम देते हैं डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, डाइपोल मूवमेंट यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन का झुकाव एक एटम के ऊपर कम है, दूसरे एटम के ऊपर बढ़ गया है। ऐसे फील हो रहा है जैसे वो पूरे का पूरा एक चार्ज मूव कर गया, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। इसको कहते हैं डाइपोल मूवमेंट और इसको यूँ रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डायरेक्शन हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होती है। ये जो आपको एरो नज़र आ रहा है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डाइपोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करें। अगर दो डाइपोल मूवमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर दें, बेशक उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, लेकिन दो डाइपोल मूवमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर दें, वो बॉन्ड भी नॉन पोलर होगा, बेशक वो डिफरेंट एटम के दरमियान ही क्यों ना हो। डिफरेंट एटम्स वाले बॉन्ड भी नॉन पोलर हो सकते हैं बशर्ते कि उनके अंदर डाइपोल मूवमेंट ज़ीरो हो। ठीक है बेटा, तो HCl को भी मैंने आपको समझा दिया। अब हम आ जाते हैं CH4 में। ठीक है बेटा, अब ये कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये भी हमारे पास हाइड्रोजन, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। अब इसमें देखिए बेटा, कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन है ना वो चारों के चारों बॉन्ड में यूज़ हो रहे हैं। हाइड्रोजन का जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना बेटा वो भी क्या हो रहा है, बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गया है। ठीक है ना बेटा, अब हमने इसमें क्या करना है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखना है। कार्बन की अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है वो होती है 2.5
हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है वो होती है 2.1। ठीक है बेटा। अब देखें बेटा, इसका मतलब कार्बन जो है ना वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन जो है वो आपके पास क्या है बेटा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो थोड़ा सा, बहुत ही कम, ज़्यादा नहीं, इलेक्ट्रॉन का झुकाव कार्बन से हाइड्रोजन की तरफ होगा, तो इसको हम कह सकते हैं डाइपोल मोमेंट। कार्बन से हाइड्रोजन, डाइपोल मोमेंट क्या है बेटा, असल में इसमें आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट बतानी है और वो होनी चाहिए मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव की तरफ। ठीक है ना बेटा। आपने इसमें क्या बताना है बेटा, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होनी चाहिए। इसको मैं यूँ लिख देता हूँ, उसकी मूवमेंट होनी चाहिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। उसकी मूवमेंट कहाँ होनी चाहिए बेटा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। अब ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये हमारे पास है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये देखें ऐसे। ठीक है बेटा। तो इस हिसाब से अब इसमें अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालें, वो राउंड अबाउट कितना आना चाहिए बेटा, वो आ रहा है 0.4। अब 0.4 हो या लेस देन 0.4 हो, उसको भी हमने क्या नाम देना था बेटा, नॉन पोलर। उसको हमने क्या नाम देना था बेटा, नॉन पोलर। अब उसके बाद CH4 के बाद आप आ जाए बेटा CCl4 में, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या डाइपोल मोमेंट की मदद से भी आप पोलैरिटी उसमें फाइंड कर सकते हैं। अब CCl4 में देखें, कार्बन Cl4 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 और ये वैसे इसका स्ट्रक्चर यूँ होता है बेटा, कार्बन टेट्राहेड्रल CCl4, ये इस तरह से, समझ आ रहा है बेटा, ये इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर है। अब देखें क्लोरीन में, अगर हम क्लोरीन की बात करें, K में 2, L शेल में 8, M शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितने लोन पेयर होते हैं बेटा, 3 लोन पेयर। और कार्बन में हमारे पास पता है कोई लोन पेयर नहीं है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हुआ बेटा, क्लोरीन हुआ। तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से, ये देखें, ये ऐसे बॉन्ड मूव कर जाएगा, ये ऐसे मूव कर जाएगा। ठीक है बेटा। तो इसमें 4 पोलर बॉन्ड हैं, कितने, एक ये पोलर, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, 4 पोलर बॉन्ड। इसमें कितने पोलर बॉन्ड है बेटा, 4 पोलर बॉन्ड है। लेकिन अब डाइपोल मोमेंट देखें, एक डाइपोल मोमेंट यूं जा रहा है, दूसरा डाइपोल मोमेंट यूं जा रहा है, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा, कैंसिल कर देंगे। कैसे कैंसिल कर देंगे, इसके पास भी इक्वल चांसेस है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के, इसके पास भी इक्वल चांसेस है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के। तो ये जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है ना, वो राइट साइड पे मूव करेगा ना ही लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा, क्योंकि दोनों के चांसेस तो इक्वल हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन को इधर मूव करवाते तो उतनी स्ट्रेंथ इधर भी तो लग रही है इस क्लोरीन की तरफ से, तो उतनी इलेक्ट्रॉन को इधर भी मूव करना चाहिए। अब दोनों के चांसेस इक्वल हो गए हैं, इसी वजह से कार्बन का इलेक्ट्रॉन ना इस साइड पे जाएगा ना इस साइड पे जाएगा, जिसकी वजह से बज़ाहिर तो उसमें आपको पोलर बॉन्ड नज़र आ रहा है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं होगी। जब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं होगी तो इसमें चार्ज सेपरेशन भी आपको नज़र नहीं आएगी। इसी तरह एक ऊपर मूव कर रहा है और एक नीचे मूव कर रहा है, ये क्लोरीन के इक्वल चांसेस हैं कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने के, इस क्लोरीन के भी इक्वल चांसेस हैं कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने के। तो इस सूरत हाल में भी डाइपोल मोमेंट दोनों में क्या हो जाएगा बेटा, कैंसल। ना तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर पाएगा और ना इधर मूव कर पाएगा। बज़ाहिर हमें फील हो रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इस बॉन्ड को पोलर होना चाहिए, लेकिन डाइपोल मोमेंट उसका ज़ीरो है। मतलब चार्ज की मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ज़ीरो है। जब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ही नहीं होगी तो ना तो हमें नेगेटिव चार्ज नज़र आएगा और ना ही हमें पॉजिटिव चार्ज नज़र आएगा। इसी वजह से इसमें डाइपोल मोमेंट ज़ीरो हम इसको कह सकते हैं, और ये भी आपके पास नॉन पोलर है। क्या है बेटा, हालांकि डिफरेंट एटम्स के दरमियान बॉन्ड बन रहा है, इसके बावजूद भी आप इसको क्या कंसीडर करोगे, नॉन पोलर। उसके बाद CCl4 आ गया। अब CHCl3 पे आ जाए। CHCl3
ये देखें, एक यूं जा रहा है और एक यूं जा रहा है, एक यूं जा रहा है और एक यूं। अब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ले लेगा और कार्बन का इलेक्ट्रॉन फिर क्लोरीन ले लेगा। अब इसको ज़रा गौर से देखना है, क्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले रही है ना। अब ऊपर कार्बन के ऊपर ऐसा कोई ग्रुप मौजूद नहीं है जो क्लोरीन के इस इलेक्ट्रॉन के अपनी तरफ अट्रैक्ट करने को रोके। इसमें ऐसा था, ये क्लोरीन जब कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी, तो साथ में ये क्लोरीन भी कार्बन के ऊपर एक्ट करके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाह रही थी, जिसकी वजह से ऊपर और नीचे दोनों में इक्वल चांसेस आ गए थे इलेक्ट्रॉन के मूव करने के। इसी इक्वल चांसेस होने की वजह से कार्बन का इलेक्ट्रॉन ना तो नीचे वाली क्लोरीन में मूव किया और ना ही ऊपर वाली क्लोरीन में मूव किया कार्बन के इलेक्ट्रॉन ने। लेकिन इधर ऐसा सीन नहीं है, इधर सिर्फ नीचे वाला पोर्शन ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऊपर वाला पोर्शन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, जिसकी वजह से कार्बन का इलेक्ट्रॉन ईजीली क्लोरीन की तरफ मूव कर सकता है। जो ही कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ मूव कर रहेगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर हम इनकी बात करें साइडों पे, ये राइट साइड वाला क्लोरीन कार्बन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है ना, तो फ़ौरन लेफ्ट साइड वाली क्लोरीन भी कार्बन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। दोनों में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के चांसेस इक्वल आ गए, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ना तो इस साइड पे मूव करेगा ना इस साइड पे मूव करेगा। ये दोनों, ये वाले जो क्लोरीन वाले पोर्शन है, ये दोनों कार्बन को नॉन पोलर बना देंगे, क्योंकि ना तो इलेक्ट्रॉन उधर मूव कर रहे हैं ना उधर मूव कर रहे हैं। लेकिन ये वाला जो क्लोरीन है, क्योंकि इसको कंपीट करने वाला और कोई ग्रुप ऊपर मौजूद नहीं, इसी वजह से कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन में मूव कर रहेगा, यानी डाइपोल मूवमेंट होगा। इसी वजह से इसके अंदर जो डाइपोल मूवमेंट है ना, वो ज़ीरो नहीं है। और ये जो बॉन्ड होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए बेटा आपके पास, पोलर। क्या बॉन्ड होना चाहिए बेटा, पोलर। इसी तरह अगर किसी के अंदर लोन पेयर आ जाए, किसी के अंदर क्या आ जाए बेटा, लोन पेयर, मैंने आपको पहले बताया था लोन पेयर का मतलब क्या होता है, वो चीज़ क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब NH3 में आप देखें, एक नाइट्रोजन है, दूसरा हमारे पास क्या बेटा, हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, अब नाइट्रोजन में लोन पेयर की मौजूदगी की वजह से उसमें डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, इसी वजह से ये NH3 वाला बॉन्ड क्या होगा बेटा, पोलर। अब लास्ट एग्जांपल हम देखते हैं बेटा CO2 वाली, कि ये पोलर है कि नॉन पोलर है। कार्बन ये हमारे पास है बेटा ऑक्सीजन, ठीक है ना। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को बनाना चाहें तो ऐसे बनाएंगे। अब आपको स्ट्रक्चर से नज़र आ रहा है ना बेटा कि ऑक्सीजन में लोन पेयर ज़्यादा है, कार्बन में लोन पेयर कम है, तो कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इसको हम कहेंगे डाइपोल मोमेंट। इसी को हम क्या कहेंगे, डाइपोल मोमेंट। एक डाइपोल मोमेंट ये है, दूसरा डाइपोल मोमेंट ये। अब देखें, ऑक्सीजन कोशिश कर रही है कि वो कार्बन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, अट्रैक्ट कर ले। अब फ़ौरन ये वाले ऑक्सीजन भी उतनी ही कार्बन के ऊपर फोर्स लगा रहे कि इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या कर ले, अट्रैक्ट कर ले, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है, ना तो वो इधर मूव करेगा और ना ही वो इधर मूव करेगा। जब इधर इधर वो मूव नहीं करेगा तो हमें चार्ज सेपरेशन भी नज़र नहीं आएगी, जिसकी वजह से CO2 आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, नॉन पोलर। लेकिन अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो ये आपके पास पोलर है। ये कैसे पोलर है, सिर्फ एक साइड के ऑक्सीजन ही कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, जैसे हमने HCl वाले सीन में देखा था बेटा, ठीक है ना बेटा। तो ये जो एग्जांपल थी, इसमें हमने देखा है कि कौन सा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, डबल कोवलेंट बॉन्ड है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, और साथ में अभी हमने सॉल्व आउट किया कि कौन सा कोवलेंट बॉन्ड पोलर होगा और कौन सा कोवलेंट बॉन्ड नॉन पोलर होगा। तो इसको भी आप नोट कर लें, उसके बाद नेक्स्ट हम फर्दर इसको देखते हैं बेटा। अच्छा बेटा, इसको तो अब आपने नोट कर लिया होगा, अब फर्दर इसको हम देखते हैं बेटा। अब हम इसमें देखते हैं बेटा फैक्टर्स। फेवरिंग दी formation of covalent bond।
ठीक है बेटा, कौन कौन से फैक्टर हैं? पहले तो ये बेटा फ़र्ज़ करें हमारे पास एटम बी है और एटम बी है, दो हमारे पास एटम है, एक उसमें ज़ाहिर है कोई भी हो सकता है एटम ए और बी से मुराद, एक हाइड्रोजन ये हो सकता है, HCl हो सकता है, H2 हो सकता है। H को एटम ए का नाम दे दें, O को बी का, H को ए का और Cl को बी का। एटम्स ए एंड बी शुड हैव हाई ionization potential, so no atom should be able to lose electron and form cations। जो दो एटम आपस में बॉन्ड बना रहे हैं बेटा, उनके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि फ़र्ज़ करें अगर आप उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव ना करें। अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर देंगे तो वो केटाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे, और अगर वो केटाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? आगे आयोनिक बॉन्ड में। तो हमें ऐसे एटम्स ढूंढने चाहिए जिनमें से हमारे लिए इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो। इसी वजह से फिर हम ऐसे एटम्स लेंगे जिसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो, और वो मोस्टली हम क्या लेते हैं बेटा? ग्रुप 3A से ग्रुप 7A वाले एलिमेंट्स। ग्रुप 1 और 2 वाले हम नहीं लेते क्योंकि उनके अंदर इजीली सलाहियत है, वो केटाइन में कन्वर्ट हो सकते हैं। सो एटम ए एंड बी एटम शुड हैव हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल, सो नो एटम शुड बी एबल टू लूज केटाइन। इसी वजह से तब हमारे लिए कोवलेंट बॉन्ड बनना क्या हो जाएगा? ईजी हो जाएगा। दूसरा, ए एंड बी एटम्स electronegativity should be less than 1.7 or should be equal to 0। दो एटम्स के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो भी क्या होना चाहिए बेटा? 1.7 से क्या होना चाहिए? पॉइंट बी कह रहे हैं इसको बेटा, वो भी क्या होना चाहिए बेटा? 1.7 से लेस। अगर वो मोर देन 1.7 होगा तो कौन सा बॉन्ड होगा बेटा? आयोनिक बॉन्ड होगा। सी बेटा आप लिखेंगे। जो ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? मिसाल के तौर पर हमारे पास KLMN शेल होते हैं, उसके बाद SPDF सब शेल होते हैं, PX PY PZ, ये जो इस तरह के नाम इनको भी कहते हैं ऑर्बिटल्स। ठीक है ना बेटा? इसके बारे में भी मैंने कंप्लीट वीडियो लेक्चर अपलोड किया हुआ है कि ऑर्बिटल ये चीज़ें क्या होती हैं, उसको भी आपने नेक्स्ट देख लीजिएगा। जो ऑर्बिटल्स हुए हैं ना, ऑर्बिटल्स शुड हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। वो ऑर्बिटल जो ओवरलैप कर रहे हैं, ये VBT में हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, उसमें ऑर्बिटल को हम ओवरलैप करवाएंगे। उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होने चाहिए बेटा? अनपेयर्ड। अगर वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो ही कोवलेंट बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेंगे। अगर हमारे पास है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो वो कोवलेंट बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेंगे। इनको भी बेटा आपने क्या करना है? माइंड में रखना है। ये तो उसके फैक्टर्स आ गए हैं बेटा। अब नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं बेटा फैक्टर्स के बाद एक्सेप्शंस टू दी octet but still have कोवलेंट बॉन्ड। अब ऐसे हम कुछ देखेंगे, कुछ एलिमेंट्स हैं जो कोवलेंट बॉन्ड तो बना रहे हैं लेकिन वो ऑक्टेट को फॉलो अप नहीं कर रहे। उसमें सबसे पहले बेटा हम देखेंगे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़। ठीक है ना बेटा? अब ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ में क्या होंगे? जिनके टोटल जो बेटा वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना,
वो ऑड होने चाहिए। इन्हीं को बेटा हम फ्री रेडिकल भी कहते हैं। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, या इसको हम क्या कहेंगे बेटा, फ्री रेडिकल। क्या नाम देंगे बेटा, फ्री रेडिकल। इसकी मिसाल देखें, एक हमारे पास है नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब देखें इसमें बेटा, ऑक्सीजन के आखिरी शेल में होते हैं बेटा 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के आखिरी शेल में होते हैं बेटा 5 इलेक्ट्रॉन। ये देखें, ये बॉन्ड बन गया। इसी चीज़ को अगर हम मज़ीद यूँ भी लिख सकते हैं बेटा, नाइट्रोजन ये बॉन्ड बना रही है ऑक्सीजन के साथ, ये उसके अपने इलेक्ट्रॉन। अब ये देखें, काउंट करें इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8 10 और 11। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं आखिरी शेल में, 11 इलेक्ट्रॉन। अब गौर से देखें, अब आ जाए बेटा अब ऑक्सीजन पे, 2 4 6 और 8। ऑक्सीजन का तो चलो ऑक्टेट कंप्लीट है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। अब आप आ जाए नाइट्रोजन के ऊपर, 2 4 6 और 1 7। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है बेटा। इनको कहते हैं बेटा ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। दूसरा, अब उसमें क्या एग्जांपल ले सकते हैं, NO2। ऑक्सीजन, इसको बेटा आप यूँ भी लिख सकते हैं, या इसको हम क्या लिखेंगे बेटा, ऑक्सीजन चार 6, इसको बॉन्ड बना लेते हैं बेटा, 2 4। अब ये जो चीज़ें ना बेटा रेजोनेंस भी शो करती है। रेजोनेंस हम नेक्स्ट भी और किसी टॉपिक में समझेंगे बेटा, अभी सिर्फ आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है बेटा। अब इस पे आपने बेटा गौर से देखना है, ठीक है ना, जिस तरह ये वाला स्ट्रक्चर था। अब ऑक्सीजन को देखें, सिर्फ 2 4 6 और 8। इस ऑक्सीजन में आपको कितने इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं। इस ऑक्सीजन पे आ जाएं, 2 4 6 और 8। इस ऑक्सीजन में भी आपको कितने इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं। अब नाइट्रोजन पे आ जाएं, 2 4 6 और 7। नाइट्रोजन में आपको कितने इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। 8 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज इनको कहते हैं। देखें ना, ऑक्सीजन के तो आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, उसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है। नाइट्रोजन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है। इसी वजह से इनको 8 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कहा जाता है ना बेटा, कि मैंने क्या बताया था कि जिनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स 8 होंगे। सेंट्रल एटम इसमें नाइट्रोजन है ना, इस नाइट्रोजन के अंदर गौर से देखें आपको कितने इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। लेकिन उसके बावजूद इसमें कोवेलेंट बॉन्ड शो हो रहा है, म्यूचुअली शेयरिंग हो रही है। म्यूचुअली शेयरिंग के नतीजे में सराउंडिंग एटम का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा बेटा। इसी तरह इस पर आ जाए, इस पे नाइट्रिक ऑक्साइड में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में, इसमें भी देखें ऑक्सीजन का 2 4 6 और 8, 2 4 6 और 8। ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन इसमें जो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है उसमें सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। 7 इलेक्ट्रॉन मीन ताक इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना बेटा। तो इसमें देखें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 और 8 16 और 1 17 इलेक्ट्रॉन है टोटल। और इसमें भी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन। लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ वो 7 इलेक्ट्रॉन वजह से, इस सेंट्रल एटम की वजह से, इस सेंट्रल की वजह से इसको हम कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है बेटा हमारे पास, एक तो होता है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़, दूसरी इसकी एग्जांपल होती है बेटा इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनके आखिरी शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे, उसको भी हम देख लेते हैं। वो भी कोवेलेंट बॉन्ड शो कर रहे होंगे बेटा।
ये अब उसकी है बेटा दूसरी टाइप। इनकम्प्लीट, जिसमें लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन आप कह सकते हैं, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। इसकी मिसाल क्या है बेटा? बेरिलियम क्लोराइड, BF3, AlCl3 और हमारे पास है BH3। अब बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 2। ये बेरिलियम का एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। ये बेरिलियम का एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा। 6 और 7। अब इस पे गौर से देखें, क्लोरीन, उसमें तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, इस क्लोरीन में भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। अब आपने बेटा गौर से देखने बेरिलियम को, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें ऑक्टेट के लिए कितने इलेक्ट्रॉन कम है? लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट ऑक्टेट। इस बेरिलियम के अंदर आपको कितने इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं? 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी है ना, उसके बावजूद भी बेरिलियम क्लोराइड कोवलेंट बॉन्ड शो कर रही है बेटा। ये एक क्लोरीन और ये दूसरा क्लोरीन, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, उसके बावजूद भी उसमें कोवलेंट बॉन्ड शो हो रहा है। उसके बाद BF3 में आ जाए। बोरान का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? 5। K में 2 और L में कितने होंगे बेटा? 3। 2, ये 3। ये फ्लोरीन, चार 6, ये भी फ्लोरीन, 1 2 3। अब फ्लोरीन पे आ जाएं, 2 4 6 और 8। इस फ्लोरीन पे आ जाएं, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन? 8। इस फ्लोरीन पे आ जाएं, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। अब आप किस पे आ जाएंगे बेटा? बोरान पे। ये देखें, 2 4 और 6 इलेक्ट्रॉन है। इसमें ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन, यानी ये BF3 है हमारे पास। ये हमारे पास क्या है बेटा? BF3। ये भी किस में आता है बेटा? लेस देन ऑक्टेट। इसी तरह हमारे पास है AlCl3। बोरान की जगह एल्यूमिनियम पुट कर देंगे, नीचे 3 क्लोरीन लगा देंगे, तो इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लेस होंगे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसमें भी क्या होंगे बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन लेस होंगे। बेरिलियम क्लोराइड में कितने इलेक्ट्रॉन लेस थे बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन लेस थे। बोरान ट्राईफ्लोराइड में कितने इलेक्ट्रॉन लेस थे बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन क्या थे? लेस थे। अब ये कोवलेंट बॉन्ड तो शो कर रहे हैं, लेकिन इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ये कुछ एक्सेप्शन रूल है बेटा। उसके बाद है बेटा हमारे पास तीसरे नंबर पे, इसको बेटा हम कहेंगे एक्सपेंडेड ऑक्टेट। एक्सपेंडेड ऑक्टेट, या इसको हम कह सकते हैं जो मैक्सिमम वैलेंसी शो करते हैं। इसी मैक्सिमम वैलेंसी को हम कोवैलेंसी भी कहते हैं बाज़ का। कोवैलेंसी का मतलब होता है कि जो एटम अपनी वैलेंसी शो कर रहा है वो उसकी कोवैलेंसी है। फ़र्ज़ करें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की कोवैलेंसी क्या होगी? 1। ऑक्सीजन की कोवैलेंसी क्या होगी बेटा? 2। इसी तरह नाइट्रोजन की कोवैलेंसी क्या होगी बेटा? 3। अब फास्फोरस है, वो 3 भी वैलेंसी शो करता है, वो 5 भी शो करता है। अब उसकी कोवैलेंसी होगी 5, यानी उसकी जो आखिरी वैलेंसी है, चाहे वो मिनिमम है चाहे वो मैक्सिमम है, उसको हम कहते हैं कोवैलेंसी। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो 3rd रो है, वो उनके जो एलिमेंट्स हैं ना, वो क्या करते हैं बेटा? मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन अपने आखिरी शेल में रखते हैं, यानी एक्सपेंडेड ऑक्टेट रखते हैं। ठीक है ना बेटा? इसको हम, इसकी वजह क्या है कि कोवैलेंसी के अंदर वो ऑक्टेट को एक्सपेंड क्यों कर रहे हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। प्रॉपर एक लेक्चर है बेटा कोवैलेंसी के ऊपर, उसको हम नेक्स्ट फर्दर देखेंगे। अभी सिंपल समझ लें, कोवैलेंसी का मतलब जो एटम अपने जितने बॉन्ड बना सकता है वो उसकी कोवैलेंसी होती है।
अब क्या है बेटा उसमें, अब हम जानते हैं कि ऑक्टेट रूल के लिए, सॉरी ऑक्टेट रूल कहता हूँ कि कोवेलेंट बॉन्ड के लिए हम कौन से एलिमेंट्स लेते थे ग्रुप की। अगर हम बात करें तीसरे ग्रुप से लेकर 7A ग्रुप तक, वैसे आप इसमें लिख लें तीसरी रो इसमें क्या आती है, ये थर्ड पीरियड है बेटा, ना मांग अली से पेंसिल कलर। अब ये तो नोबल गैस है, इसको तो हमने कोवेलेंट बॉन्ड में इंक्लूड नहीं करना। ये 1A का हिस्सा है, इसको भी इंक्लूड नहीं करना। ये 2A का हिस्सा, इसको भी इंक्लूड नहीं करना। अब 3A से लेकर 4A, 5A, 6A और 7A, इनको हमने इंक्लूड करना है बेटा। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फास्फोरस 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 4 क्लोरीन और ये हमारे पास है 5 क्लोरीन। ये देखें 2, 4, 6, 8 और 10, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्टेट को क्या कर रहा है बेटा, रूल आउट कर रहा है। ठीक है ना। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, K में 2, L में 8, M में 5। असूलन तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने चाहिए ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, लेकिन ये इधर अपने पाँचों के पाँचों इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। ऐसा क्यों है, हम अगले वीडियो लेक्चर में इसको भी समझेंगे, अभी मैं आपको इसकी रीज़न नहीं बता रहा। उसकी वैसे सिंपल रीज़न ये होती है ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल, लेकिन एक्सप्लेनेशन आपको नहीं इसमें पता चलेगी। एक्सप्लेनेशन के लिए मैं इसके लिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर इंशाल्लाह ताला जल्दी अपलोड करूँगा बेटा। तो PCl5 में 10 इलेक्ट्रॉन मतलब 8 से ज़्यादा है ना। अब जो सराउंडिंग एटम है ना, ये सराउंडिंग एटम है, इनमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे, लेकिन जो सेंट्रल एटम जो मेन एटम है ना, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, इस वजह से वो एक्सपेंडेड ऑक्टेट शो कर रहा है। सल्फ़र पे आप आ जाए बेटा, इसमें मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा SF6। 7A ग्रुप में आप मिसाल दे सकते हैं बेटा IF7। ये उसके कुछ एग्जांपल हैं जो एक्सपेंडेड ऑक्टेट को क्या करते हैं बेटा, फॉलो अप करते हैं। तो इसको अब आप नोट कर लें। इसके बाद अब हम इसका लास्ट पोर्शन डिस्कस करने जा रहे हैं, वो इसका प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड है बेटा, इसको तब तक आप नोट कर लें। अच्छा बेटा, होपफुली आपने इसको तो नोट कर लिया होगा। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आ जाते हैं। इसकी हैं बेटा प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब इसमें देखें बेटा, सबसे पहले इसमें बेटा क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल का मतलब क्या होता है बेटा, जिसमें रेगुलर अरेंजमेंट हो उसके बनाने वाले एटम्स की, रेगुलर। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है बेटा, और ये भी हमारे पास स्ट्रक्चर है। अब ये तो है ना रेगुलर अरेंजमेंट है, लेकिन ये रेगुलर नहीं है, ये इरेगुलर है। तो रेगुलर को बेटा आप क्या कहोगे, क्रिस्टल। इरेगुलर को आप क्या कहोगे, एमॉर्फस। तो लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। मतलब जो हमने इसमें स्ट्रक्चर लेने हैं उनके अरेंजमेंट क्या होगी, रेगुलर। अब उनकी बेटा 3 टाइप्स हैं। एक वो होंगे जिसमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे, और उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना बेटा, वो स्मॉल होंगे। अब वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होने की वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा बेटा, लो होगा, और ये सॉफ्ट भी होंगे। इसकी मिसाल है बेटा सल्फ़र S8। ठीक है बेटा। उसके बाद इसकी दूसरी टाइप क्या होती है बेटा, दूसरी टाइप वो होगी बेटा जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगे बेटा, स्ट्रॉन्ग। दोस्त in which molecules have
स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होने की वजह से इनका बेटा जो स्ट्रक्चर होता है ना उसको हम नाम देते हैं बेटा जॉइंट स्ट्रक्चर, या जॉइंट मॉलिक्यूल भी इसको आप कह सकते हैं। इसकी मिसाल है बेटा डायमंड एंड सिलिकॉन कार्बाइड। तीसरे बेटा वो होते हैं दोज विच हैव सेपरेट लेयर। तीसरे बेटा वो होंगे जो सेपरेट लेयर पर मुश्तमिल होंगे। इनकी मिसाल क्या है बेटा, ग्रेफाइट। यानी इनका स्ट्रक्चर जो होता है ना बेटा वो तीन तरह का होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, वीक, स्ट्रांग और सेपरेट लेयर। उनके साथ में आपने एग्जांपल भी बेटा नोट कर लेनी है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बाद नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्या है। उसके बाद है नेक्स्ट बेटा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में जो असूल होना है बेटा वो होना है लाइक डिजॉल्व लाइक। ये जितने भी होते हैं ना जो नॉन पोलर कंपाउंड होंगे बेटा वो नॉन पोलर में मोस्टली क्या होते हैं बेटा डिजॉल्व होते हैं। पोलर में डिजॉल्व होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, लेकिन ज़्यादातर आपको ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते नज़र आएंगे। ठीक है ना बेटा। मिसाल इसकी क्या है, जिस तरह ये CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CHCl3 क्लोरोफार्म, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे। अब दूसरा मिसाल के तौर पर हमारे पास वाटर है, उसके अंदर अगर आप डाल दें मीथेन या आप उसमें डाल दें CCl4 तो ये इनसॉल्युबल होगा। वजह क्या है, ये कोवलेंट कंपाउंड है और इसके अलावा ये क्या है बेटा नॉन पोलर। अब वाटर आपके पास क्या है पोलर है, ये भी कोवलेंट कंपाउंड, लेकिन नॉन पोलर पोलर के अंदर डिज़ॉल्व नहीं होता। तो मसला क्या होगा, फिर इसी CCl4 को आप बेंजीन में डाल दें, सॉल्युबल हो जाएगा, क्योंकि ये भी नॉन पोलर है और ये भी नॉन पोलर। इसी को कहते हैं बेटा लाइक डिजॉल्व्स लाइक। इसको भी फिर आपने नोट कर लेना। इसके अलावा बेटा इनमें सॉफ्ट एंड वैक्सी ड्यू टू सेपरेट लेयर्स एंड वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या आ जाता है बेटा फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में बेटा ये गैसेस भी होंगे, लिक्विड भी होंगे, सॉलिड्स तो होंगे, लेकिन कौन से सॉलिड, वैक्सी। वैक्सी का मतलब उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी बेटा वीक होंगी, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उसके बाद, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब ये देखें बेटा ना तो इनमें आयंस होते हैं, इसमें चल मैं लिख देता हूँ बेटा, दे कंटेन नाइदर आयंस नॉर फ्री इलेक्ट्रॉन। इसी वजह से ये क्या होते हैं बेटा नॉन कंडक्टर। उसके बाद है बेटा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। ये वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होने की वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है बेटा
लो होता है, लेकिन इनके अंदर जो जॉइंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसकी मिसाल डायमंड है बेटा, उनके दरमियान जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है बेटा, हाई होता है। इसके अलावा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना बेटा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। जितना बेटा इनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाते जाएंगे उतना उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होते जाएंगे, उतना उसमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा बेटा उसमें। उसके बाद नेक्स्ट और प्रॉपर्टीज इसकी देख लेते हैं बेटा। ये भी हो गया बेटा। उसके बाद है नेचर ऑफ रिएक्शन। नेचर ऑफ, इनके जो बेटा रिएक्शन होते हैं ना वो होते हैं कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स का मतलब आप कह सकते हैं मल्टी स्टेप, और इसके अलावा वो क्या होते हैं बेटा, स्लो होते हैं। उसके बाद अगर हमने इसमें कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर ना, जो कोवेलेंट कंपाउंड हैं वो आयोनिक करैक्टर भी शो करते हैं, और वो आयोनिक करैक्टर जो शो करते हैं उसका फार्मूला क्या होता है बेटा, परसेंटेज आयोनिक करैक्टर इज इक्वल टू 16 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी, उसके बाद है बेटा प्लस 3.5 XA माइनस XB का स्क्वायर। ये जो फार्मूला है ना बेटा, ये फार्मूला किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड में आयोनिक करैक्टर बताएगा। जितना आयोनिक करैक्टर ज़्यादा होगा उतना उसके पोलर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे बेटा। उसके बाद है बेटा कोवेलेंसी। इस पे आप कह सकते हैं ड्यू टू d ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट दे शो कोवेलेंसी। दे शो कोवेलेंसी। उसके बाद नेक्स्ट आप इसमें क्या लिखेंगे, आखिरी पार्ट, ये रेजोनेंस भी शो करते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी बेटा अभी, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये है बेटा रेजोनेंस। ठीक है ना बेटा, ये उनके अंदर क्या है बेटा, रेजोनेंस है। और भी इसकी चंद एक प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट उसकी प्रॉपर्टीज़ थी वो यही थी बेटा। तो होपफुली आपको आज का बेटा वीडियो लेक्चर समझ आ गया होगा, जिसमें हमने कोवेलेंट बॉन्ड का इंट्रोडक्शन देखा है, उसमें हमने उसकी टाइप्स देखी हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड देखे। उसके बाद हमने देखा बेटा कि कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड तो शो कर रहे हैं लेकिन उसमें साथ में एक्सेप्शंस आ रही थी। उसमें हमने 3 टाइप्स देखे, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़, एक्सपेंडेड ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, और इसके साथ फिर हमने इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया। डायपोल मोमेंट का रोल भी हमने देखा कि पोलर और नॉन पोलर में उसका क्या रोल है। फिर उसमें हमने उसकी क्या देखी है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड फार्मेशन में हेल्पफुल होते हैं, और एट द एंड फिर हमने उसकी क्या देखे बेटा, प्रॉपर्टीज़ देखे हैं। तो होपफुली आज का आपको वीडियो लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी वीडियो लेक्चर में मैं उसको ओवरकम कर दूँगा। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट अब हमारा जो आने वाला वीडियो लेक्चर होगा वो भी इसी केमिकल बॉन्ड से रिलेटेड ही होगा। उसमें हम नेक्स्ट अब हमने कोवेलेंसी से रिलेटेड स्टडी करना है और इससे रिलेटेड और भी चीज़ें डिस्कस करनी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।